नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों कुछ ज्यादा ही रफ्तार में नजर आ रहे हैं। रफ्तार है उन कुछ कामों की जो या तो वर्षों से लंबित हैं या फिर जिनके होते ही सरकार अपने सभी मोर्चों पर उदाहरण यानी मार्कशीट दिखा सके। बीते दिनों वे दिल्ली में थे और दशकों से चल रहे एक विवाद का समाधान निकलवा लाए। यह मसला था पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौते का। इसमें केंद्र और दो राज्य सरकारों, माफ कीजिए, एमपी और राजस्थान की रजामंदी लिखित में हुई है, एक करार हुआ है। यह मामला एमपी सरकार कोर्ट में तक पहले ले जा चुकी है। इस परियोजना के बाद दावा किया जा रहा है कि चंबल और मालवा के 13 जिलों को फायदा होगा। इसके अलावा मुरैना में प्रदेश व्यापी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। दावा है कि सरकार इस योजना के तहत 2 लाख युवाओं को रोजगार देगी। प्रदेश भर के के अनूपपुर, बड़वानी, दमोह और छतरपुर के हितग्राही से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया। उज्जैन में व्यापार मेला और उसी वक्त इन्वेस्टर समिट की भी तैयारी कर रही सरकार। मध्य प्रदेश रीजन की 2367 करोड़ की 226 किलोमीटर लंबाई की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कल केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव अलग अलग कामों के लिए प्रदेश के अलग अलग इलाकों का चयन भी इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रदेश का एक समुचित विकास जैसा जो दायरा है वो दिख सके। तो आज इसी मसले की बात करेंगे कि इस रफ्तार के मायने क्या हैं। क्या इन्वेस्टर समिट वाकई रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी? क्या इन विकास कामों को आधार बनाकर लोकसभा चुनाव में वोट मांगे जाएंगे, जो कि एक तरह से गलत नहीं है क्योंकि सरकारें अपना काम दिखाकर ही जनता समर्थन मांगती है। क्या सुनियोजित तरीके से अलग अलग इलाकों में काम करवाए जा रहे हैं ताकि कोई भी इलाका खुद को उपेक्षित ना माने, जैसा बीजेपी की ही पिछली सरकार में हुआ था। महाकौशल और विंध्य बघेलखंड इसी बात का रोना रोते थे कि हमारे यहां तो कुछ बड़ा हो ही नहीं रहा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार के पास इतना फंड है या केंद्र और आरबीआई या दीगर संस्थाओं के लोन के जरिए ही संभव होगा। पिछली शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना और भी कुछ मुफ्तखोरी वाली योजनाओं के नाम पर जितना खर्च बना रखा है, उनके खर्च के साथ साथ बाकी के खर्च का बजट निकाल तो लेगी सरकार। ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रफ्तार में नजर आ रहे हैं। जब से सीएम बने हैं कई बार दिल्ली दौरे पर जा चुके हैं और हर बार के दौरे में कुछ न कुछ प्रदेश के लिए हासिल करने की जुगत में रहते। हाल के दिनों में उनके कुछ करार सुर्खियों में है। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता करके वो लौटे। ये 2 दशक से लंबित प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से चंबल और मालवा के 13 जिलों को बताया जा रहा है कि फायदा होगा। इसके अलावा मुरैना में प्रदेश व्यापी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। दावा है कि सरकार इस योजना के तहत 2 लाख युवाओं को रोजगार देगी। प्रदेश के अनूपपुर, बड़वानी, दमोह और छतरपुर के हितग्राही से भी मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का संवाद होगा। उज्जैन में व्यापार मेला और उसी वक्त इन्वेस्टर समिट की भी तैयारी कर रही है सरकार। डॉक्टर यादव कुछ योजनाओं के फायदों को लेकर कितने आशान्वित हैं, सुनिए। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार दोनों के तालमेल के साथ हमारी संशोधित पार्वती काली सिंध और चंबल ये पीकेसी लिंक परियोजना, जो एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के साथ ये लिंक रहेगी, इसके माध्यम से ये मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए दोनों के लिए वरदान साबित होगी। लगभग 13 जिलों के अंदर इसमें 3,37,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और ये हमारे सूखे इलाके हैं जहाँ न केवल हमारी कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि यहाँ से हमारी औद्योगिक सेक्टर भी बहुत अच्छे बनेंगे। हालांकि विषय से वाबस्ता नहीं है, फिर भी कांग्रेस की इन तस्वीरों को देख लीजिए। अपने अपने आराध्य नेताओं के बारे में किसी टिप्पणी के कारण शायद नौबत ऐसी आ गई। खैर, मूल बात पर आते हैं। जाहिर है कि बीजेपी सरकार की इस रफ्तार के मायने सियासी ही होंगे। उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाना भी है। उस तुलना में कांग्रेस को तैयारी डबल करनी होगी, ऐसी जो विधानसभा चुनाव के नतीजों को ही पलट दे। लेकिन कांग्रेस के खेमे में वैसा अभी तक तो दिखता नहीं है। बहरहाल मोहन यादव सरकार की रफ्तार पर क्या कह रही है कांग्रेस, सुनिए। नदियों का जो है मसौदा तो आए सामने कि क्या, किस आधार पर जल का बंटवारा हुआ है, किस आधार पर योजनाएं बनी हुई हैं, जनता के सामने लाना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति तो सभी को पता है कि पूरी तरह से जो है बंटाढार कर चुके हैं पिछले
जो मुख्यमंत्री जी हैं। हमारे जो अधिकार का पैसा, हमारे जो हिस्से का पैसा है, चाहे वो जीएसटी डिवोल्यूशन का हो, चाहे दूसरी जो है केंद्र की योजनाएं हों, वो पैसा कहाँ है, उसको लाने चाहिए। उसके लिए तो काम हो नहीं रहा है। एक बात जरूर सरकार को ध्यान रखना होगा कि सिर्फ मीटिंग, करार और घोषणाएं जनता को वैसी अपील नहीं करती जैसा किया जाना चाहिए, बल्कि ये कहिए कि करती भी नहीं है। वैसे भी जाते जाते शिवराज जी लाडली बहना के नाम पर इतना बड़ा लक्ष्य वित्त विभाग को दे गए जो विभाग की सांसें फुला रहा है। ऐसे में बजट की व्यवस्था भी तमाम योजनाओं के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है अभिनव बारोलिया, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है अभिनव जी का। दूसरी मेहमान है गुंजन चौक से, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है गुंजन जी का भी, अभिनव जी का भी। तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, पवन देवलिया। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं गुंजन जी से। गुंजन जी, ये जो स्पीड जो है लगातार MOU, लगातार कई सारी योजनाओं के अनाउंसमेंट का, इसकी वजह क्या है गवर्नमेंट की? प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और इसलिए अपनी बात की शुरुआत आज इसी भारतीय जनता पार्टी के आधार और मूल मंत्र से कर रही हूँ। ये जो डबल इंजन की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिनों पहले कहा था, आप सबने सुना था, कि एक 4 ऐसे वर्ग है जिसका वर्णन उन्होंने किया था कि अगर देश के ये 4 वर्ग, चाहे युवा हो, महिला हो, गरीब हो और किसान हो, अगर ये 4 वर्ग सशक्त हैं तो उस देश को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि हमारे युवाओं को हमें कैसे सशक्त बनाना है, हमारी महिलाओं को कैसे हमें स्वावलंबी बनाना है, हमारे किसानों को कैसे हमें अन्नदाता के साथ साथ आज मध्य प्रदेश का किसान ऊर्जादाता भी है। मुझे बहुत गौरव के साथ मैं ये बात कह रही हूँ। और कैसे हमें गरीब का कल्याण करना है। आज इतनी स्कीम्स आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो चल रही है मध्य प्रदेश में, वो गरीब किसान और इनके कल्याणों की चल रही है। चाहे हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं, आयुष्मान की बात कर लें, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें, आज कितने 45 लाख ऊपर गरीबों को उनके पक्के मकान मिले हैं। हम युवाओं की स्कीम्स की बात कर लें तो आपने देखा जिस तरह मोहन यादव जी की सरकार इस समय युवाओं पे फोकस कर रही है और किस तरह रोज एक ऐसे दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और ऐसे गुंजन जी, बहुत वक्त दिया, अभी तो बहुत वक्त है हमारे पास। एक बार अभिनव जी को इन करता हूँ। अभिनव जी, ये MOU कर रहे हैं, ये जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का भी जो दशकों से पेंडिंग था वो करा लाए कि भाई 13 जिले कहे जा रहे हैं चंबल मालवा के कि यहाँ पे सिंचाई के लिए, और 1.5 CR लोग प्रभावित होंगे, फायदे में होंगे, ये क्लेम किया जा रहा है। और भी सब काम चल रहे हैं, रोजगार मेले में रोजगार देने का भी अनाउंसमेंट हो रहा है। आपकी टिप्पणी इस पर? देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं प्रवीण जी की दशकों से ये चल रहा था, लेकिन 2013 से लेकर 2018 तक राजस्थान में इनकी सरकार थी वसुंधरा जी की, तब भी ये योजना नहीं हो पाई। 5 साल बीच में राजस्थान में सरकार चेंज हुई, मतलब इतना टेन्योर आप जितना डिफरेंशिएट दिख रहा है तो ये तब नहीं हुई, इसका खाका भी सामने नहीं आया। खैर ठीक है, आप लाइए, योजनाएं घोषणाएं लगातार हो रही हैं। चुनाव में भी कई घोषणाएं हुई थी कि 450 का सिलेंडर देंगे, 3 लाख पद रिक्त पड़े हैं उनको भर देंगे, बेरोजगारी से रोजगार मिलेगा सबको, 3100 की धान मिलेगी सबको, वो सब अभी ठंडे बस्ते में सारी घोषणाएं। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट पे हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। साइड इफेक्ट क्या होंगे ये भी किसी को नहीं मालूम है। हम लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है ये प्रदेश। यहां पे कोई उम्मीद रोजगार की अभी तक नहीं दिख रही। सड़कों पे धूल है। भोपाल राजधानी सड़कों, आप किसी 2-3 कॉलोनी को छोड़ देंगे तो सब जगह धूल ही धूल है। सड़क कैसी बन रही है, कहां पर क्या हो रहा है, ये घोषणाएं हैं। मतलब इस पे कोई पर्टिकुलर काम नहीं हो रहा है। मैं एक नागरिक के नाते बोल रहा हूं, कांग्रेस प्रवक्ता के नाते तो मेरे को जो टिप्पणी देनी है, पहले बात पूरी सुनते हैं। हाँ बोलिए। लेकिन नागरिक के नाते बोल रहा हूं कि लोग सफर कर रहे हैं, धूल से बीमारियां हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, मतलब ये बताने के लिए कि हम लाडली बहनों को पैसा दे रहे हैं हम, लेकिन उसके रास्ते नहीं निकल रहे हैं कि हम कैसे इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। 20 साल में ये प्रदेश कहां पहुंचा, आज तक हम कभी बेंगलोर, दिल्ली, उस 20 साल की सरकार टेन्योर, अभी तो 1 साल इनको भी हो जाएगा, और 3 महीने में जो घोषणाएं करी वो कहां गई? 450 का सिलेंडर, महंगाई कम हो जाएगी, कहां गया? रोजगार कहां गया? 3 लाख पद रिक्त पड़े हैं सरकारी। अभी कह रहे हैं आपकी भी बड़ी बड़ी बात ले ली, एक बार तीसरे मान कर लेते हैं। पवन जी, स्पीड जो डॉक्टर मोहन यादव की स्पीड पर आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, डॉक्टर मोहन यादव को बने हुए अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं
उसके मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और दूसरा दिल्ली लेवल पे जो बात करें, बार बार जो दिल्ली जाते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके लाते हैं, जैसा कि आपने बताया और हम सब देख भी रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे भी जो है उनकी जो मंशा है वो लगातार प्रदेश में जाने की है। दूसरा उनके पीछे एक भय भी है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मार्कशीट जिसमें दिखा के वोट मांगे जा सके जो है मोदी जी को देना है। जी जी, तो मुझे लगता है कि मोहन यादव बराबर संघर्ष कर रहे हैं और अभी संघर्ष की स्थिति उनकी विपक्ष के साथ तो अभी बिल्कुल नहीं है, अपने ही दल के साथ में है, क्योंकि उन्हीं के दल के लोग बार बार उनको एक कहना चाहिए प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और मोहन यादव अभी जो नई परियोजना लेके आए हैं दिल्ली से, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ना इस पे कोई टीका टिप्पणी हो सकती है, क्योंकि ये परियोजना बनने से जिन किसानों को लाभ होगा, बिजली बनेगी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की ही का भला होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी करना कांग्रेस के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। और जहां तक घोषणा पत्र की बात होती है, तो घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा होता है कि उनकी घोषणाएं पहले वर्ष में पूरी होंगी या पहले महीने में पूरी होंगी। तो मुझे लगता है कि घोषणा पत्र उनके 5 साल का होता है। मैंने एक वित्त मंत्री थे राघव जी भाई, उनने जब विधानसभा में बजट पेश किया और जब बजट पेश करने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, उनसे सवाल पूछा गया कि साहब आप जो घोषणाएं की हैं ये कब तक पूरी होंगी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र 5 साल के लिए होता है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हम पहले वर्ष में ही सारी घोषणाएं पूरी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव के कदम धीरे धीरे एक मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इस तरह से देखा जाना चाहिए, पॉजिटिविटी तो दिखना चाहिए। ठीक बात। एक बार मैं बीजेपी को इन कर लेता हूं जरूर गुंजन जी को। गुंजन जी, ये जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसमें अकेले 75,000 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो अनुमानित है। बाकी जो अनाउंसमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई पीएम श्री स्कूल बनाएंगे 730, इसमें ही बताया जा रहा है कि भाई 219 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मैं अगर गलत नहीं हूं, एक आध फिगर अगर मेरे यहां वहां हो तो करेक्ट करिएगा कि 3,71,000 करोड़ के कर्जे में ऑलरेडी है गवर्नमेंट, तो कहां से आएगा फंड? जवाब देने वाली थी प्रवीण जी। अभिनव जी ने 2 बात बोली थी, एक कर्ज की बोली थी और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश इन 20 वर्षों में कहां पहुंचा है। तो मैं तो पहले कर्ज पे आपको फैक्ट्स के हिसाब से आज जवाब दूंगी। 2003 का मध्य प्रदेश को पहले मैं कंपेयर करूंगी 2003 के मध्य प्रदेश से, क्योंकि 2003 में जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, अगर तब मैं बात करूं तो 24,000 करोड़ रुपए का बजट था और कर्ज उस समय 31% का था कांग्रेस सरकार में 2003 में। आज 10 गुना बढ़ा है बजट इन 20 वर्षों में, और 10 गुना बढ़ने के बाद भी बजट आज जो कर्ज का रेशियो है मात्र 26% है। तो पहले तो मैं ये आपको कंपैरिजन बताना चाहूंगी। दूसरा, अगर अब मैं 2023 की बात करूं तो आज आपने मध्य प्रदेश का कर्ज तो बताया, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य रहे हैं 2023, राजस्थान में कर्ज का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, अब आपकी सरकार है भाई, अब आपकी सरकार है, अब आपकी सरकार है, अब हमारी सरकार है, बिल्कुल वहां पे भी वैसे ही डेवलपमेंट होगा जैसे कि मध्य प्रदेश में हो रहा था। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, जीडीपी एक रेशियो होता है, डेट का जीडीपी के साथ जो रेशियो है, तो आपको मैं बता दूं कि पंजाब में हाईएस्ट है, वो 53% का रेशियो है, राजस्थान में वो 40% का रेशियो है और मध्य प्रदेश में मात्र 30% का रेशियो है। तो ये तो बात कर्ज की है। तो देखिए मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज को बहाने के रूप में नहीं पेश किया है, जो कांग्रेस से बहाने के रूप में लेकर आती है। जवाब लेते हैं, कांग्रेस का जवाब लेते हैं, कांग्रेस का जवाब लेते हैं, फैसले लेते हैं और जनता तक उनका विकास पहुंचाते हैं कर्ज को बिना बहाने। ठीक है, ठीक है प्रवीण जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगी, कर लीजिए, जल्दी से करिए। बात की थी कि प्रदेश कहां पहुंचा इन 20 वर्षों में, तो मैं आपको डेवलपमेंट के आंकड़े बता दूं जी। आप बताएं, पर कैपिटा इनकम 2003 में 12,000 थी, आज पर कैपिटा इनकम क्या है, 1,40,000 है। यहां पहुंचा है मध्य प्रदेश। मैं आपको बता दूं, आज जीडीपी में बढ़ोतरी जो हुई है वो 16% की हुई है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश इंडिया के 3rd नंबर के राज्य में आता है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है जो कांग्रेस की मात्र 15 महीने। जवाब ले लेते हैं, जवाब अभिनव जी वो कह रहे हैं जय जय कर दिया भाई इतने साल में मध्य प्रदेश को। आपने पूछा, उन्होंने कहा जय जय हो गई। मैं जब सर कॉलेज में था तो मैंने सुना था कि आईटी पार्क आ रहा है मध्य प्रदेश में, जब 2004 की बात बता रहा हूं, जब इनकी सरकार आई थी और आईटी पार्क की बात हुई थी। और आज बता दीजिए आईटी पार्क कहां पर है? भोपाल में, कहीं पर भी नहीं है आज तक।
इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट की बात कर रही है, 3 इंडस्ट्रियल एरिया गोविंदपुरा। गुंजन गुंजन जी आपके बीच में नहीं बोला था, उन्होंने प्लीज, फिर आपको आपको सुना, बोल रहा हूं। हाँ, वही आपको सुना, उससे गोविंदपुरा शुरू हो जाता है। गोविंदपुरा आपकी बारी आएगी। इंडस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप, पीतमपुर, इन 3 इंडस्ट्रीज के अलावा इस मध्य प्रदेश में बता दीजिए अब क्या आया। ये इनका डेवलपमेंट है 20 साल का, 21 साल का, लेकिन फिर भी ठीक है, आपके पास बहुत तमाम भावनात्मक मुद्दे रहते हैं, तो आप लोग सत्ता में लगातार हैं, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपने कभी भी इस प्रदेश में बेरोजगारी की बात, युवा क्या कर रहा है यहां का देख रहे हैं, 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा, ये डेवलपमेंट है आपका 20 साल में, जिसकी गिनती नहीं है। आत्महत्या के रेट देखिए, उसमें नंबर 1 है मध्य प्रदेश। ऐसा कैसे परिवार के परिवार सुसाइड कर रहे हैं रोज, अखबार उठाइए पढ़िए, रोज हर जिले में, ये कैसे हो रहा है? आप क्या बात करते हैं विकास की? ये खोखले घोषणाएं हैं, दावे हैं, 500 करोड़ की सड़कें बह जाती है। ये हाईवे जो बने ना, नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करने आए थे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, ढह गया था 600 करोड़ का। कारम डैम 500 करोड़ का ढह गया था। सप्तऋषियों की मूर्तियां 6 महीने में ढह गई थी। ये कच्चा, मैं एक भ्रष्टाचार घोटाले की बात कर रहा हूं, आप सरकार चला रहे हैं ना, मोहन यादव जी बने ना, मेरा निवेदन है मोहन यादव जी से भ्रष्टाचार और घोटाले पर लगाम तीसरे मेहमान, माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को इन करूंगा, दोनों को पवन जी को आता हूं, बारी बारी से, अभी तो वक्त बहुत है, पवन जी को इन कर लेते हैं। पवन जी, जो एक बड़ा सवाल है, जो हमारे इस डिबेट का एक पार्ट 2 भी है, पार्ट 2 आप कह सकते हैं, वो ये है कि केवल लाडली में, माने उस समय का आकलन था, गुंजन जी करेक्ट करेंगी, उस समय का आकलन था जिस वक्त अधिसूचना के पहले शिवराज जी ने 25,000 करोड़ का लोन लिया था, और तब यह था कि 4200 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा तत्काल लाडली को मेंटेन करने के लिए, लाडली बहना के पैसे बांटने के लिए। हो सकता है फिगर यहां वहां हो, मैंने जो सर्च किए वो बता रहा हूं आपको। तो इतने सब के बाद, मतलब ये जो चल रही हैं योजनाएं, जो मुफ्तखोरी की, जैसे मैंने कहा कि चालू करा दी गई, उन्हें भी मेंटेन करना है, नए भी शुरू करना है। चैलेंज कितना बड़ा सरकार के लिए, मौजूदा सरकार के लिए, पवन जी? देखिए प्रवीण जी, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उन्होंने 18 साल मध्य प्रदेश में राज किया, और अंत में जब चुनाव आने लगे तो उनको एक लाडली बहना जैसी स्कीम लाना पड़ी। ये कह सकते हैं कि मुफ्तखोरी के लिए प्रेरित करना पड़ा कि हम आपको महीने में इतना पैसा देंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो मुझे लगता है कि वो जो 18 साल के विकास की जो गाथा थी इनकी, वो शून्य पे आकर रुक गई। और कर्जा लेकर घी पीना या पिलाना, ये कहाँ लिखा है शास्त्रों में? आप देखिए, मुझे लगता है ये डूबता हुआ एक मध्य प्रदेश है, अंधेरे की ओर जाता हुआ मध्य प्रदेश है। कहाँ तक आप कर्ज लेके घी पिलाते रहेंगे? हम और आप सामान्य रूप से अपना परिवार चलाते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि जितनी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए, कर्ज लेकर घी नहीं पीना चाहिए। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है आज की दिशा में? आप देखिए, मोहन यादव के विषय में जब वो आए तो एक अफवाह उड़ा दी गई कि ये योजना बंद कर दी जाएगी। उनको विधानसभा में स्पष्टीकरण देना पड़ा कि कोई योजना नहीं बंद होने वाली। अब योजना बंद नहीं होने वाली, योजना की समीक्षा भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 1-2 लाडली बहनाएं भी छूट जाती हैं तो एक सवाल फिर खड़ा हो जाएगा, और उनके दल के नेता ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करेंगे। तो मुझे लगता है कि कर्ज लेकर घी पिलाने की स्थिति पर रोक लगना चाहिए। मुफ्तखोरी की सारी योजनाएं, वह अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये हमें शुरू से पढ़ाया गया है। तो जिन नागरिकों में अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, जो काम नहीं कर सकते हैं, उनको किस बात के अधिकार? क्यों मुफ्तखोरी में आप बांट रहे? और जब आपने 18 साल विकास किया है तो पैसा देके वोट क्यों खरीदना पड़ी? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई स्वावलंबी नहीं बनने वाली महिलाएं कितनी भी बड़ी बातें कर लें, लाडली बहना बनाई, लाडली लक्ष्मी बनाई, लेकिन आपको चुनाव के अंत में जब ये लालची मुफ्तखोरी की घोषणाएं करना पड़ती हैं, इनके सारे चुनाव जीतना पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी सारा विकास शून्य पे आकर रुक जाता है। गुंजन जी को इन करते महत्वपूर्ण बात कही पवन जी ने। गुंजन जी, आपके जो बाकी राज्यों में सरकार है और इवन केंद्र सरकार खुद, मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक, वो कुछ एक सर्टेन सब्सिडी दे देती कि भाई सिलेंडर इतने का तो इतने का दे देंगे, ये इतने का तो इतने का दे देंगे। आवास देना चलो सरकार की, लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी। नगद बांटने वाला कर दिया, तो आपको लगता है कि ज्यादा चुनौतियां मोहन जी के लिए आप लोगों ने ही पैदा कर दी, मतलब आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने, कि पहले वो मैनेज करो फिर अभी का खर्चा मैनेज करो?
प्रवीण जी, पहले अगर मैं कर्ज पे पहले बात करूंगी और लाडली बहना वाले टॉपिक को भी एड्रेस करूंगी, मैं बहुत सम्मान के साथ पवन जी को भी एक जवाब देना चाहूंगी कि बहनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का सिर्फ एक ये जरिया है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि योजनाएं मिलने के बाद 45,000 से ऊपर बहनों ने स्वेच्छा से इस योजना से परित्याग किया है। बहनों का कहना है कि हमें जब सशक्त या स्वावलंबी बनाने की जो इनिशियल जरूरत थी वो सरकार ने पूरी की है, अब हम सशक्त हो चुके हैं। और सिर्फ लाडली बहना नहीं, आपको और स्व सहायता समूह में भी काम कर रहा है, बहनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं जहां पे महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं कर्ज की करूं तो स्टैटिस्टिक्स जो कहते हैं, जीडीपी देखें, बजट देखें, उस हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं आज भी मध्य प्रदेश के पास 12,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की और गुंजाइश है, अभी भी गुंजाइश है। आप बताएं, ये जो कर्ज मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है उसमें जनता पे कहां नुकसान हुआ? आप बताएं कि आज तक ओवरड्राफ्ट की नौबत आई सरकार पे, या कोई जो प्रतिभूति सरकार ने जमा की हो उसको इनकैश करने की नौबत आई? मध्य प्रदेश सरकार जो तय माने की जो लिमिटेशंस है उसी में अपना काम करती है, कर्ज भी उतना ही लेती है जितना कि एक तय सीमा में लिया जाता है, जिसको डेवलपमेंट का भी जो हिसाब है, बैलेंस जिसे मैं कहूंगी। अभिनव जी को इन कर लेते, आपकी अधिकतर बात हमने ले ली। गुंजन जी एक बार अभिनव जी को इन करते हैं, मध्य प्रदेश ठीक है, अभिनव जी को इन करते हैं। अभिनव जी ये ठीक है, कितना भी आप लोग स्टूडियो में बोलते रहें, क्लेम करते रहें, अपने भाषण या सभाओं में कहते रहें, पब्लिक जाती तो आखिर उन्हीं के साथ है ना। तो फिर ऐसे लगता है कि आपकी बात को नकारा पब्लिक ने और ये मान लिया कि नहीं भाई ये लोग ठीक हैं, इसीलिए इनके साथ जाओ। प्रवीण जी, इस चुनाव में भी हमारे पास वही 41% वोट स्थिर वैसे ही है, कहीं इधर उधर नहीं हुआ। हाँ ठीक है, हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, उस पर हमें समझ में आया कि हमने कहाँ गलती की है, हमारे नेतृत्व में उस पर संज्ञान लिया। लेकिन आज जनता हमसे लगातार जुड़ी है, वही युवा, वही महिलाएं, सब। क्योंकि जो महंगाई और बेरोजगारी है वो बहुत बड़ी आज भी समस्या है। आप समझिए प्रवीण जी, आप एम्प्लॉइज, यहाँ पे सैलरी किसी की नहीं बढ़ रही बल्कि नौकरियों से निकाला जा रहा है लोगों को। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रदेश में, बाहर की छोड़िए आप, इस प्रदेश में। सुन लीजिए, देखिए आप बोलती हैं तो वो मौन सुनते हैं, सुन लेते फिर शोर हो जाता है। हाँ बोलिए अभिनव जी बात करिए, चलिए। गुंजन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ स्थिति मैं बता रहा हूं, सैलरी इंक्रीमेंट्स किसी के, एक जमाना हुआ करता था कि सैलरी इंक्रीमेंट्स होती थी, यहाँ हम सब जॉब करने वाले लोग खुश रहते थे कि हाँ अब बढ़ेगी हमारी, हमें इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। प्राइवेट नौकरी में, सरकारी तो खत्म ही हो गई है, सरकारी नौकरियां तो है ही नहीं, प्राइवेट वालों की नौकरियों के भी वांदे हैं। तो इतनी बुरी स्थिति में आप कर्ज लेते जा रहे हैं, आप बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप पे क्या फर्क पड़ रहा है, आप माने आम आदमी पे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर हम चुकाएंगे भाई, गवर्नमेंट ले रही, गवर्नमेंट चुकाएगी। नहीं गवर्नमेंट अरे आम आदमी पे फर्क ये पड़ रहा है कि आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, लोग नशे की तरफ जा रहे हैं, आज का युवा कुछ करने का सोच ही नहीं रहा है, डेटा में उलझा हुआ है, मोबाइल चला रहा है, उसके लिए भी झगड़ा कर रहा है। तो ये स्थिति बहुत मतलब इतनी विभस्त होती जा रही है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ वादे करते जाना, कर्ज लेते जाना, पैसा डालते जाना, इसके आगे सोचना नहीं है कि हमें करना क्या है। काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, युवा भटक रहा है। तो युवा भटक रहा है सर। पवन जी को एक बार इन करते हैं। पवन जी, कांग्रेस क्या जो मामले क्लेम करती है, चाहे स्टूडियो या सभाओं में, जैसे मैंने इनसे भी पूछा, वो स्टेब्लिश करा पाती है लोगों के दिमाग में, या फिर वही चल रहा है अभी भी कांग्रेस में जो एक तस्वीर हमने दिखाई थी कि आज किस तरह से दो बड़े नेता ही कहेंगे, हम दोनों प्रवक्ता थे, आपस में झगड़ रहे थे, धक्का मुक्की, एक दूसरे को गिरा देने की जो होड़ है वही चल रही है, या फिर लोगों के मानस में पेवस्त करा पाती है कांग्रेस की यहां गड़बड़ है? देखिए प्रवीण जी, अभी चर्चा में ही कहा गया कि पिछली जो गलतियां हुई हैं कांग्रेस हाईकमान ने उन पर संज्ञान लिया है, और संज्ञान ये लिया है कि कमलनाथ जी को चलता कर दिया, नया नेता प्रतिपक्ष नेता बना दिया, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष नया बन गया, नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष नया बन गया। तो मुझे लगता है कि पिछले कांग्रेस के नेतृत्व ने जो गलतियां की, मुंबई से लाके एक बजरंगबली को चुनाव लड़ा दिया, हनुमान को, मतलब ऐसा मैनेज करके चुनाव लड़ा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कि ये जो जितने भी आरोप लगाते हैं सब बोने पड़ गए। तो मुझे लगता है कि जैसी जूतम पेजार आज कांग्रेस के कार्यालय में देखने को मिली है, इस पे क्या संज्ञान कांग्रेस लेती है। और कितना भी ये लोग कुछ भी बोले, अगर जमीन पर जाकर ये आंदोलन नहीं करते हैं, जनता में अपनी चीज को प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये गलतियां की, मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी तरह से जो है अभी जो सिनेरियो चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, और इन सब से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ये कुछ भी कर लें।
कितने भी आरोप लगा लें, जनता को समझाने में कांग्रेस पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अभी तक इतने सारे चुनाव हम सबने आपने देखे हैं, कितने गंभीर मुद्दे आए हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं किसी फोरम पे खड़ी नहीं थी। रेडी मिले तस्तरी में इन्हें बहुत सारे गंभीर मुद्दे तो। जी ठीक है पवन जी, मुझे माफ कीजिए। लगता है कि कांग्रेस को एक प्लानिंग करना चाहिए, उनका भी जी चलिए माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात जरूर है कि जैसे हमने कहा कि भाई ठीक है, डेवलपमेंट के जितने भी काम हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, वो होने चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए कि गवर्नमेंट उन सब का जो बजट है वो प्रॉपर निकाल पाएगी, क्योंकि भाजपा एक तरह का कॉम्बो पैक लेके चलती है कि जो अभी पैनलिस्ट ने कहा भी कि भाई एक इमोशंस भी कैश करा लेती है और काम की मार्कशीट भी दिखा देती है। होगा क्या इससे फायदा बीजेपी को, ये वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।